वो केस जिसने फांसी की सजा पर ही सवाल खड़े कर दिए। साल 2004 में धनंजय चटर्जी को 14 साल पुराने रेप के केस में फांसी हुई। 21वीं सदी में भारत में फांसी का ये पहला मामला था। इस केस के बाद में कुछ ऐसे पहलू भी सामने आए जिसमें फांसी की सजा को लेकर नए सिरे से बहस खड़ी हुई। बात 1990 की है। कोलकाता के भवानीपुर इलाके आनंद अपार्टमेंट में एक रहता था। नागरदास पारेख और यशोमती बेन के दो बच्चे थे। लड़की का नाम हेतल पारेख और लड़के का नाम भावेश पारेख था। नागरदास पारेख गुजरात से आकर कोलकाता में बसे थे और यहाँ सोने और जेवर का धंधा चलाते थे। बेटी हेतल पास ही एक स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन की बात है, हेतल अपने स्कूल से घर आती है और अपनी माँ से शिकायत करती है कि सिक्योरिटी गार्ड उस पर फिक्रे कस रहा था। 2 मार्च की तारीख को हेतल एक और बार माँ से शिकायत करती है कि गार्ड ने उसे पिक्चर देखने चलने को कहा। नागरदास इसकी शिकायत सिक्योरिटी मेंबर से करते हैं और गार्ड का तबादला कर दिया जाता है। 5 मार्च को गार्ड धनंजय चटर्जी को एक नई जगह रिपोर्ट करना था, लेकिन वे उस दिन वहां न जाकर आनंद अपार्टमेंट में ही दोबारा ड्यूटी देने पहुंच जाता है। ड्यूटी का वक्त था सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। वारदात के दिन क्या हुआ? 5 तारीख को पारेख परिवार के सभी लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। घर पर सिर्फ माँ थी। हेतल का उस दिन एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देकर वो 1 बजे के आसपास घर पहुंचती है। शाम 5:30 बजे पर यशोमती बहन घर से निकलती हैं और पास के मंदिर में पूजा करने चली जाती हैं। हेतल अब घर पर अकेली थी। उसी समय धनंजय एक दूसरे गार्ड से कहता है कि उसे तीसरे माले पर जाना है। वजह पूछने पर वो बताते हैं कि उसे मालिक को फ़ोन करके बताना है कि वो जल्दी नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। धनंजय का जन्म 14 अगस्त 1965 को हुआ था। इसी तारीख को साल 2004 में उसको फांसी दी गई। इसके बाद धनंजय लिफ्ट के जरिए तीसरे माले तक पहुंच जाता है। उसी समय धनंजय जिस कंपनी के थ्रू गार्ड लगा था, उस कंपनी का एक बंदा आनंद अपार्टमेंट में आता है और पूछताछ करता है कि क्या नए गार्ड ने ड्यूटी ज्वाइन की या नहीं। घड़ी में 5:45 हो रहे थे। पूछताछ पर कंपनी के आदमी को पता चलता है कि नया गार्ड नहीं आया और धनंजय ही ड्यूटी पर आया है। आदमी दूसरे गार्ड से धनंजय के बारे में पूछता है तो पता चलता है धनंजय तीसरे माले पर है। इसके बाद दूसरा गार्ड धनंजय को आवाज़ लगाता है। धनंजय तीसरे माले से नीचे झांक कर जवाब देता है कि वो नीचे आ रहा है। नीचे आकर धनंजय अपने कंपनी के आदमी से गेट के बाहर कुछ देर तक बात करता है और बताता है कि कुछ पर्सनल कारणों से उस दिन वो नई जगह ड्यूटी पर नहीं जा पाया। कंपनी का आदमी धनंजय को कहता है कि अगले दिन वो नई जगह ड्यूटी पर रिपोर्ट करे। इसी समय यशोमती पारेख घर लौटती हैं। उन्हें पता चलता है कि धनंजय उनके घर पर एक टेलीफोन करने गया था। इसके बाद वो अपने फ्लैट पर जाकर बेल बजाती हैं और जब बड़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं देता तो दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। अंदर हेतल खून से लथपथ थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कोई चोट के निशान थे। हेतल की हत्या हो गई थी। लगभग 3 घंटे बाद नागरदास पारेख पुलिस को इत्तला करते हैं और तहकीकात शुरू हो जाती है। धनंजय के खिलाफ सबूत और गवाह। शुरुआती पूछताछ में ही पुलिस को धनंजय पर शक हो जाता है, लेकिन अगले 7 दिन तक धनंजय पुलिस के हाथ नहीं लगता। 12 मार्च को पुलिस धनंजय को उसके गांव से पकड़ती है। वहां पुलिस को वो कपड़े बरामद होते हैं जो उन्हें वारदात के वक्त पहने थे। उसके घर से एक घड़ी भी मिलती है जो नागरदास के घर से चोरी हुई थी। पूछताछ में धनंजय बताता है कि वो बेगुनाह है और 5 मार्च को अपने छोटे भाई का जनेऊ संस्कार करने के लिए गांव आया था।
केस कोर्ट में पहुंचता है। हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और जो सुराग थे वो भी परिस्थिति जन्य या साफ नहीं थे। ऐसे मामले में मोटिव तय करना आवश्यक होता है। सरकारी वकील ने दलील दी कि चूंकि विक्टिम यानी हीतल के पिता ने धनंजय को शिकायत पर उसका तबादला करा दिया था, इस वजह से धनंजय ने बदला लेने के इरादे से पहले तो हीतल का रेप करा और फिर उसकी हत्या कर दी। कई गवाहों और इस बात की तफ्तीश की कि अभियुक्त हत्या के वक्त बिल्डिंग में मौजूद था। सबूत के तौर पर एक पीला बटन पेश किया जो पुलिस को घटना स्थल से मिला था। पुलिस के अनुसार धनंजय ने उस दिन पीले रंग की शर्ट पहनी थी जो पुलिस के पास में उसके गांव से बरामद हुई। इसके अलावा उस घड़ी को भी पेश किया गया जो धनंजय के घर से बरामद हुई। 21वीं सदी की पहली फांसी सारे गवाहों और बयानात के आधार पर कोर्ट ने धनंजय को फांसी की सजा सुनाई, जिसे पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रखा। 14 साल जेल में बिताने के बाद 2004 में फांसी की सजा तय हुई। 25 जून 2004 को फांसी का दिन मुकर्रर था, लेकिन आज ही के दिन यानी 24 जून को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने धनंजय की माफ़ी की अपील पहुंची और फांसी रोक दी गई। अगले ही दिन धनंजय की फांसी के समर्थन में आवाज़ें उठने लगीं। तब बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भट्टाचार्य ने भी फांसी के समर्थन में कैंपेन चलाया था। 15 अगस्त 2004 को कोलकाता की अलीपुर सेंट्रल जेल में सुबह 4 बजे थे जब जल्लाद नाटा मालिक एक लीवर खींचते हैं और 29 साल के धनंजय चटर्जी को फांसी दे दी जाती है। 21वीं सदी में भारत में पहली बार किसी को फांसी की सजा दी गई थी। पारेख परिवार कुछ दिनों तक कोलकाता से अपना जमाया कारोबार लेकर निकल गया। मीडिया के लिए कहानी यहीं खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक और कहानी थी जिस पर नज़र कुछ साल बाद पड़ी। वो कहानी थी धनंजय के नज़रिए से। फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त तक धनंजय यही कहता रहा कि वो निर्दोष है। उसने कभी अपना जुर्म नहीं कबूला। दूसरी कहानी कई साल बाद सामने आई। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स ने इस केस की एनालिसिस कर कुछ तथ्य सामने रखे। क्या कहानी कुछ और थी? इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि विक्टिम यानी हीतल ने अपने हमलावर के साथ हाथापाई की थी। उसके हाथों पर खून के निशान थे, लेकिन गवाहों के अनुसार धनंजय के कपड़े एकदम साफ थे। उनमें कहीं कोई खून का निशान नहीं था। उसके शरीर पर कोई चोट या खरोंच का निशान भी नहीं था। पुलिस जिस पीली शर्ट की बात कर रही थी उसकी जांच के लिए एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को नियुक्त किया गया। 2016 में रिलीज हुई फिल्म फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धनंजय के कपड़े पर खून का कोई निशान नहीं था। इस मामले में उंगलियों के निशान महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से या हीतल के शरीर से धनंजय के कोई निशान नहीं मिले। हीतल के शरीर पर चाकू के 21 निशान थे, लेकिन मर्डर वेपन भी कभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अब बात गवाहों की। पहला गवाह था एक दूसरा गार्ड, जिसने दावा किया कि 5:45 पर उसने धनंजय को आवाज़ दी थी और उसने वहां से नीचे झांक के देखा था। और एक गवाह लिफ्टमैन ने पहले इस बात पर हामी भरी, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गया। उसने बताया कि उसने धनंजय को 5:45 पर नीचे आते देखा था, लेकिन ऊपर जाते नहीं। दोनों गवाह की बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। दूसरा गार्ड कह रहा था कि जब उसने धनंजय को आवाज़ दी तो उसने तीसरे माले से नीचे देखा, जबकि हर माले पर लोहे की सरिया लगी हुई थी, यानी वहां से कोई नीचे झुके तो नीचे वाला आदमी उसे नहीं देख सकता।
हेतल की मां और सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार हेतल की मां 5:20 पर मंदिर के लिए निकली, जबकि लिफ्टमैन ने बताया कि तब समय 4:10 हो रहा था। गवाहों के अनुसार धनंजय 5:25 पर बिल्डिंग में घुसा, 5:45 पर बाहर आया, यानी इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए उसके पास सिर्फ 20 मिनट थे। इस बीच उसे अपना नाम पुकारे जाने पर बाहर निकलकर नीचे झुककर जवाब भी देना था। घड़ी चुराने की बात पर भी सवाल उठा, क्योंकि उस दिन अपार्टमेंट में और भी कई चीजें थी और सिर्फ घड़ी गायब हुई। हत्या के बाद धनंजय ने अपने कपड़े क्यों बचाकर रखे थे, ये सवाल भी कोर्ट में कभी नहीं उठा। डीएनए टेस्ट भी नहीं हुआ। फॉरेंसिक एविडेंस के अनुसार हेतल के अंडरगारमेंट्स में बीरे के निशान पाए गए, लेकिन कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया। घटना स्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात थी, लेकिन रेप के किए जाने या जबरदस्ती की कोई बात नहीं मेंशन थी। एक सवाल ये भी था कि अगर हेतल ने धनंजय के द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की थी, तो हेतल ने उसे अंदर घुसने क्यों दिया? जब हेतल की मां घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर निकलकर धनंजय ऐसा कर नहीं सकता और हेतल तो मर चुकी थी। फिर अंदर से दरवाजा किसने बंद किया? एक बात यह भी थी, एक बात ये भी पता चली कि जिस गार्ड ने धनंजय के खिलाफ गवाही दी थी, धनंजय ने खुद उसके खिलाफ अपने सुपरवाइजर से कंप्लेंट की थी। ऑफिशियल कहानी के अनुसार हेतल की मौत के बाद उसकी मां उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, जबकि वो पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को इसके बारे में 3 घंटे बाद बताया गया। सुनवाई के बाद हेतल की मां ने शहर छोड़ दिया और कई बार वो ट्रायल में भी नहीं आई। जल्द ही हेतल के पिता और भाई ने भी शहर छोड़ दिया। धनंजय के खिलाफ जिस शिकायत की बात की गई थी, उसकी कॉपी भी कभी कोर्ट में पेश नहीं हुई। सबूतों की जिस लिस्ट को अदालत में पेश किया गया, उस पर एक चाय वाले के हस्ताक्षर थे। इन सब दलीलों को सुनकर भी कुछ लोग धनंजय को मिली फांसी की सजा से सहमत हो सकते हैं, कि जो गलत भी नहीं है, बिल्कुल संभव है। इस मामले में दोषी धनंजय